नमस्कार दोस्तों। आज बात करने वाला हूं बहुत ही कमाल के कंटेंट के बारे में। दोस्तों आज बात करेंगे इनकम टैक्स जजमेंट के बारे में। दोस्तों यहां पे एक एसएससी है जिसका बैड डेट्स डिसअलाउ कर दिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। यहां पे जजमेंट पास की गई है। डिसअलाउ करने का रीज़न यही था कि इसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं किया और न ही अपने उस बिजनेस एक्टिविटीज़ को अपनी आईटीआर के अंदर दिखाया है। चलिए समझेंगे डिटेल में कि कैसे डिसअलाउ कर दिया। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों ये जो केस है असेसमेंट ईयर 13-14 का है। यहाँ पे एसएससी ने बैड डेट्स क्लेम किया था अपनी आईटीआर के अंदर। उसको यहाँ पे ऑफिसर के द्वारा, जो एओ है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा, उसको डिसअलाउ कर दिया गया है। सेक्शन 154 के अंदर इसके साथ प्रोसीडिंग शुरू की गई है। ठीक है। और जो अमाउंट था बैड डेट्स का वो 40,50,346 रुपये का था, जो कि इसने अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के अंदर दिखाया है। ठीक है। इसकी और भी सोर्सेज से इनकम थी, जैसे कि कैपिटल गेन से इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से है। ठीक है। तो अलग अलग जो वेरियस सोर्सेस होते हैं इनकम की, उससे अपनी इनकम दिखा रखी है। सारे सारे इसने सैलरी इनकम भी दिखा रखी है। ठीक है। तो यहाँ पे एओ ने ये पाया कि जो इसने अपनी इनकम दिखा रखी है, मतलब जो कंप्यूटेशन में बैड डेट्स दिखाया है, वो सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे डिसअलाउ किया है। क्योंकि उसका ये मानना है कि इसने अपनी बिजनेस इनकम को, कोई भी बिजनेस इनकम को डिक्लेयर नहीं किया है अपनी आईटीआर के अंदर। नोट डिक्लेयर एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, एसएससी ने। तो देखो यहाँ पे बोलते हैं कि सबसे पहली बात, अगर जो बैड डेट्स क्लेम कर रहे हो तो आपको ये जो बैड डेट्स है वो बिजनेस एक्टिविटीज से होनी चाहिए। तो एक्चुअली ये दिखा रहा था कि मैं बता दूं हुआ क्या है, इसके साथ समझना। ये जो 40 लाख का अमाउंट है, इसने एक प्रॉपर्टी खरीदी जो कि इसको मिली नहीं थी प्रॉपर्टी, वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहा था। ठीक है। प्रॉपर्टी की इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहा था और बिल्डर ने इसको फ्लैट देने से मना कर दिया, ना ही अमाउंट दिया, ना फ्लैट दिया ना अमाउंट दिया। तो जो अमाउंट था इसने अपना 40 लाख का, उसको बैड डेट्स एज ए बैड डेट्स डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। और डिक्लेयर करके उसका क्लेम ले लिया। तो यहाँ पे ऑफिसर बोल रहे हैं कि देखो आपने अपनी कोई बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं दिखाई जो रियल इस्टेट के सेक्टर से रिलेटेड, क्योंकि इन्होंने बैड डेट्स क्लेम किया कि भाई हम बिजनेस एक्टिविटी दिखा रहे हैं और हमारे यहाँ बैड डेट्स है, हमने प्रॉपर्टी सेल परचेज किया है। ठीक है। तो आपने कोई अपनी इनकम या बिजनेस एक्टिविटीज़ दिखाई नहीं, कोई प्रूफ नहीं दिखाया इनको। एक जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है कि हाँ भाई ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, इनका काम ही है ये प्रॉपर्टी को खरीदना बेचना, यहाँ पे ये बैड डेट्स हो गया, बिल्डर ने देने से मना कर दिया, इस तरह का कोई भी इन्होंने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया। इसके वजह से इस अमाउंट को डिसअलाउ किया जा रहा है। तो यहाँ पे बोलते हैं देखो बैड डेट्स क्लेम करने के लिए आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले बैड डेट्स होना चाहिए और आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी मेंटेन करना पड़ेगा। हालांकि इसने कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं कर रखा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन होना चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपका मेंटेन होना चाहिए। और वो बैड डेट्स बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड हो। आप बिजनेस एक्टिविटी दिखा रहे हो, हाँ मेरी सेल इतनी हो रही है, मेरी परचेज ये हो रही है, मुझे इतना अमाउंट रिसीव हो रहा है, मैं इतना अमाउंट पे कर रहा हूँ, जो कि बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे वो बैंक बुक हो, कैश बुक हो, लेजर हो, परचेज रजिस्टर हो, सेल रजिस्टर हो, बैलेंस शीट हो, ट्रायल बैलेंस हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, ये सारा प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। और जो आप जिसको बैड डेट्स डिक्लेयर कर रहे हो ना, वो अमाउंट भी ये नहीं कि एकदम से दिखा दोगे। 2-3 साल का अमाउंट या साल भर का या 2 साल के बाद पेंडिंग होना चाहिए। जो आपने माल बेचा उसका पैसा आपके पास आया नहीं है। ठीक है। या जो आपने खरीदा उसका पैसा आपके पास आया नहीं है, तो उसको आपको बैलेंस शीट में भी डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भाई ये मेरा डेटर था, ये मेरा क्रेडिटर था और ये पेंडिंग आता चला आ रहा है। अगर कोई स्टॉक है, जैसे फ्लैट के केस में क्या हो, यहाँ पे बोलते हैं कि आपने स्टॉक में तो दिखाया ही नहीं उसको। अगर आपने फ्लैट खरीदा तो वो आपके स्टॉक में होना चाहिए, स्टॉक इन ट्रेड में होना चाहिए। देखो यहाँ बोलते हैं कि स्टॉक इन ट्रेड में होना चाहिए, बैलेंस शीट के अंदर, बुक्स के अंदर आपको बुक करना चाहिए। तो पहले वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि जो भी एसेट्स है जिसको आप बोलते हो कि हाँ मैं खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ और खरीद बेच की मेरी बिक्री है, रियल इस्टेट का मेरा काम है, मैं यहाँ फ्लैट खरीदता हूँ वहाँ बेचता हूँ। तो जो आपने फ्लैट खरीदा वो आपके स्टॉक इन ट्रेड में है कि नहीं, बैलेंस शीट के अंदर है कि नहीं, बैलेंस शीट में आपने उसको दिखाया है कि नहीं। इन्होंने यही गलती कर रखी थी कि बैलेंस शीट में उसको दिखाया ही नहीं था। तो यहाँ पे बोलते हैं कि देखो जो
एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट ने पहली बात तो कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं किया, साथ ही साथ उसने अपने बैलेंस शीट में ये दिखाया ही नहीं है कि जो स्टॉक इन ट्रेड है फ्लैट के रूप में जो उसने अमाउंट बुक किया है वो स्टॉक इन ट्रेड बैलेंस शीट के अंदर है या नहीं, उसने दिखाया ही नहीं है। जैसे अगर प्रॉपर्टी को सेल परचेज कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड ही एक्सपेंसेस होना चाहिए, बिजनेस एक्सपेंसेस होना चाहिए। अगर मेरा काम है प्रॉपर्टी को सेल करना परचेज करना, ठीक है, रियल एस्टेट की एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ तो उससे रिलेटेड मेरे एक्सपेंसेस होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि देखो, हालांकि कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किया गया, ना ही कोई बिजनेस एक्टिविटीज़ दिखाई, ठीक है, इस तरह के सेक्टर से रिलेटेड, तो इस अमाउंट को डिज अलाउ किया जा रहा है, ठीक है। जो बैड डेट्स का अमाउंट है कितना, 40 लाख का अमाउंट, उस अमाउंट को डिज अलाउ किया जा रहा है। डिज अलाउ का मतलब होता है कि वो आपकी इनकम में ऐड बैक हो जाएगा। तो समझ गए दोस्तों, ये था एक कमाल का जजमेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।